और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ भूधसाव की जद में फंसा हुआ है। जहां देखो बस दिखाई देती है तो मोटी मोटी दरारें, जिन दरारों के चलते कई परिवारों ने अपना आशियाना छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि देवनगरी जोशीमठ के कई परिवार इस वक्त राहत शिविर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जोशीमठ नगर के कई पीड़ित परिवारों के मवेशियों के लिए अभी तक रहने जैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके चलते जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार इस वक्त अपने मवेशियों को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिनके चलते प्रशासन के द्वारा आजकल लगातार अलग अलग वार्डों में पशु शेल्टर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से करवाया जा रहा है। वहीं बात करें सुनील वार्ड की, तो यहां पर पशु शेल्टर का निर्माण कार्य अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर के पीड़ित परिवारों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। दूनवासियों को बड़ा झटका लगेगा। जल्द ही देहरादून के 40,000 भवनों पर टैक्स लगेगा। दून नगर निगम क्षेत्र के 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर हाउस टैक्स लगेगा। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हुआ है। बस्तियों का टैक्स सिर्फ मैनुअल व्यवस्था से लिया जाएगा। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने से नगर निगम का सालाना करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। देहरादून में दूनवासियों को लगेगा बड़ा झटका। देहरादून के 40,000 भवनों पर लगेगा टैक्स। दून नगर निगम क्षेत्र के 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर लगेगा हाउस टैक्स। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हुआ है। बस्तियों का टैक्स सिर्फ मैनुअल व्यवस्था से लिया जाएगा। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगने के नगर निगम का सालाना करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ा है। 40,000 भवनों पर लगेगा टैक्स। हरिद्वार में आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि होम लोन के नाम पर फर्जी कागजात जमा कर कर्मचारी और उसका परिवार बैंक के 28 लाख रुपए हड़प गए। अब बैंक की ओर से आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। की जब उनके द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि संदीप कुमार और उसके जो परिवार के सदस्य थे उसके बेनिफिशियरी थे और उन्होंने 28 लाख से ज़्यादा की रकम जो है खुद जो होम लोन की उसको जमा ना करके और जो मकान जिसके एवज में लिया जा रहा था होम लोन उसको उस व्यक्ति को ना देकर और उस लोन की रकम को उन्होंने हड़प लिया। इसके आधार पर जो है ज्वालापुर में जो है इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना स्टार्ट कर दी गई है। आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, मंत्रिमंडल उप समिति का फैसला। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में की गई थी मंत्रिमंडलीय उप समिति की गठन। समिति के आरक्षण बहाली का निर्णय लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। 2024 में एनडी तिवारी सरकार ने आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश किया था जारी। मंत्रिमंडलीय उप समिति का फैसला। राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। समिति ने आरक्षण बहाली का
प्रस्ताव रखा है। ये खबर सूत्रों से सामने आ रही है। राज्य आंदोलनकारी को मिलेगा 10% आरक्षण। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में आ सकता है इसका प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही है। तो कैबिनेट बैठक में क्या ये प्रस्ताव आ सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 2004 में, क्योंकि तत्कालीन पंडित ज्ञानेंद्र तिवारी की सरकार थी, उस दरमियान बकायदा 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दिया जाता था। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया बाद में। तब जाकर के आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से तमाम सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की उत्तराखंड में बनी, उनके मुखियाओं से यानी मुख्यमंत्री से आंदोलनकारी प्रतिनिधि मंडल लगातार मिलता रहा और सरकारें उनको आश्वस्त करती रही है कि इस मामले को वो मजबूत पैरवी के साथ हाईकोर्ट में रखेंगे। अगर वहां से भी मामला नहीं बनता है तो अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को कहीं न कहीं लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब इस मामले में बात नहीं बनी, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलनकारी को आश्वस्त किया था कि वो इस ओर जरूर कुछ कदम उठाएंगे। तो इसी मामले पर जो एक उप समिति गठित की गई थी, उप समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, यानी मुख्यमंत्री को सौंप दी है। और जो अगली कैबिनेट की बैठक 10 तारीख को आगामी इसी माह फरवरी में होने जा रही है, उस कैबिनेट की बैठक में उम्मीद जरूर ये जताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी मिल रही है कि सरकार 10% क्षैतिज आरक्षण के मसले पर राज्य आंदोलनकारी की भावनाओं को समझते हुए कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लाने जा रही है। और इस मुद्दे पर जब चर्चा कराई जाएगी, इसको किस तरीके से लागू किया जाना है, अध्यादेश लाकर के विधानसभा में कानून बनाया जाना है, उसको लेकर, क्योंकि राज्य का आगामी बजट सत्र भी होना है, तो ऐसे में सरकार इस पूरे मामले को लेकर के इसका पटाक्षेप करते हुए बजट सत्र के माध्यम से अध्यादेश लाने का प्रयास इसमें करेगी। इस बात की तमाम जानकारी मिल रही है। जी श्रीनिवास जी, आंदोलनकारियों के लिए जो नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण है, इसमें क्या क्या सुविधा इनके लिए हो सकती है? देखिए, क्षैतिज आरक्षण का सीधा मतलब है कि क्षैतिज आरक्षण के तौर पर कि जो 10% पद होंगे सरकारी सेवाओं में, वो राज्य आंदोलनकारियों के लिए खोले जाएंगे। यानी 10% पर किसी भी दूसरे व्यक्ति, समुदाय या वर्ग को या आरक्षित तबके को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आंदोलनकारियों के कोटे से ही उस सीट को भरा जाएगा, जिसमें सरकारी सेवाओं में समीक्षा अधिकारियों के पद निकलते हैं या बाबुओं के पद निकलते हैं, समूह गौ के पद निकलते हैं। इस तरीके के तमाम पदों में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत उनको रोजगार में अपने आप को स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर, उनको अवसर मौका मिलेगा सरकार की ओर से क्षैतिज आरक्षण को लागू किए जाने के बाद। इसको लेकर के तमाम सरकारी सेवाओं में जो समूह ग और ख पद होते हैं, उन पदों में आंदोलनकारियों को वरीयता मिलेगी 10%। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पॉलीग्राफी टेस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल हाईकोर्ट के इस फैसले की निंदा करता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि भाजपा सरकार पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, जिस वजह से अपराधों से संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। चूंकि पॉलीग्राफी टेस्ट से कई अहम सबूत हाथ लग सकते थे, इसलिए शासन में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर सबूतों को छुपाने का काम कर रहे हैं। वहीं विनोद आर्या के बिना परमिशन पुलकित के रिजॉर्ट में पहुंचने को भी इसका एक उदाहरण गरिमा दसौनी ने बताया। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि विपक्षी दल बेवजह अंकिता हत्याकांड पर हंगामा खड़ा कर सियासत की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इस मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है और न्यायालय के फैसले को सर्वोपरि रखकर इस मामले में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं इसे देखती हूँ। कहीं ना कहीं आज राज्य के अंदर जो बोलबाला हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आरोपियों का, भ्रष्टाचारियों का हो रहा है। हाकम सिंह जमानत पर जमानत पा रहे हैं, वहीं विनोद आर्या बिना किसी परमिशन के पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। और अब पुलकित आर्या के पॉलीग्राफी टेस्ट में जिस तरह से स्टे लगा है वो कहीं ना कहीं जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। पोर्नोग्राफी टैक्स के लिए उनकी जो है स्टे लग गया है उसमें। अब वो एसआईटी अब आगे जो है कोर्ट में अपना प्रस्तुतिकरण करेगी कि उनको फिर दोबारा उसके किसी तरीके से परमिशन मिल जाए। एक जनता के मन में, एक कुछ लोगों के मन में और विपक्ष के लोगों ने जिसमें हंगामा खड़ा किया है, उस पर उस जवाब का उत्तर मिलना चाहिए। डीजीपी अशोक कुमार गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने सभी सर्किल के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने लाल कुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि वांछित और इनामी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को 1 महीना और बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीजीपी ने सभी सीओ को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपना क्राइम रजिस्टर अब खुद लिखेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को गैंगस्टर और एनडीपीएस के अपराधियों को संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रदेश में पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था और जिन लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस पे अभियोग दर्ज हुए, उनकी संपत्ति जब्त करने का अभियान चलाया हुआ था। उस अभियान की सर्किल वाइज समीक्षा की है और उसको अभी 1 महीने के लिए और बढ़ाया है। तो जिन लोगों का काम अच्छा नहीं था उनको चेतावनी भी दिया है। इसके अलावा हमने जो हमारे सर्किल ऑफिसर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड कि वो क्राइम रजिस्टर अपने हाथों से लिखें, जिससे कि विवेचना की तह तक जा सकें, गहराई तक जा सकें। तो ऐसे में एक सर्किल ऑफिसर लाल कुआं के मुंशी को निलंबित भी किया है। उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। प्रवेश पत्र किसी और माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। 12 फरवरी को पटवारी परीक्षा होगी। पहले 8 जनवरी को पटवारी परीक्षा कराई गई थी। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त किया था। 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी परीक्षा आयोजित होगी। पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र किए जारी। प्रवेश पत्र किसी और माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। 12 फरवरी को होगी पटवारी परीक्षा। पहले 8 जनवरी को कराई गई थी पटवारी परीक्षा। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को किया था निरस्त। अब 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी परीक्षा होगी आयोजित। पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। अब 12 फरवरी को होगी पटवारी परीक्षा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत इलाके के न्यार वेल में पैराग्लाइडिंग को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर खुद पर्यटन मंत्री पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ कहा कि नायर घाटी में पैराग्लाइडिंग साहसिक खेलों की गतिविधियों से एक और जहां शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास भी संभव हो पाएगा और हिमाचल के बीर बिलिंग की तरह बिलखेत भी पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स में विख्यात किया जाएगा। खुशी की बात है कि फ्लाइंग सफारी का आज उद्घाटन हो रहा है और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। एक नया इतिहास रचा जा रहा है।
हिमाचल के अंदर लोग इस प्रकार से पैराग्लाइडिंग के लिए बीरबिलिंग जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये स्थान उसी लेवल को प्राप्त करे, उसी प्रसिद्धि को प्राप्त करे और हमारे जो स्थान है जहाँ पर हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूँ मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। अभी तक आपने चमत्कार होते सुने होंगे, लेकिन हम आपको ऐसे चमत्कार से रूबरू कराएंगे कि आप भी इस चमत्कार को सुनकर हैरान हो जाएंगे। मामला मंगलौर के एक गांव का है। जी हां, मंगलौर के नारसन खुर्द गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। तभी रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार के लिए मृतका के घर पहुंचे थे, लेकिन अचानक मृत वृद्ध महिला के शरीर में हरकत होने लगी। ये देख सभी हैरत में पड़ गए। हालांकि किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मृत वृद्ध महिला ने आंखें खोली तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अब ये घटना मंगलौर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलौर के नारसन खुर्द निवासी विनोद की 110 वर्षीय माता ज्ञान देवी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। डॉक्टर जी को भी बुलाए हैं, उन्होंने भी मृत्यु घोषित कर दी थी कि भाई अब जाने में कुछ नहीं रहा। और भाई हमने अपनी तैयारी भी कर ली थी पूरी और जिसमें कि भाई हमारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, फिलहाल भी है यहीं पर ही हैं सभी लोग, 2-4 चले भी गए और अपना सभी हमने सामग्री भी इकट्ठी कर ली थी, कुछ नहीं रह थी। फिर इनको करीब 3 बजे के करीब फिर होश आई। कम से कम 6-7 घंटे तक तो करीब रही है। फिर एकदम से जैसे भाई इसको हो गया, फिर सब लोग भी मतलब फिर खुशी मनाने लगे। ये हमारी सास है, इनकी 8 बजे के लगभग डेट हो गई थी परसों, और जी करीबन 6-7 घंटे के लगभग या मृत्यु घोषित हो गई थी। डॉक्टरों ने भी घोषित कर दी थी और जी हम सभी रिश्तेदार आ गए थे, इनकी तैयारी कर रहे थे। फिर शाम के टाइम इन्हें होश आ गई। देश के साथ साथ उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, जिसे लेकर जानकारों ने चिंता जाहिर की है। दून अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दौलत सिंह की माने तो उत्तराखंड में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके एक कारण ये भी माना जाता है कि सुविधाएं नहीं हैं, जिससे कि लोग अपने आप को दिखा नहीं पाते। सरकार को चाहिए कि कैंसर के कैंप लगाए जाए, जिससे कि बीमारी का पता चल सके। यहाँ पर मुख्य कारण ये है कि अभी तक कोई कैंसर रजिस्ट्री या दूसरा रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ हुआ नहीं है। अभी हमने रिसेंटली पिछले वर्ष से इसको शुरू किया है। हम सारे सेंटर से कोशिश कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने की, ताकि एक्चुअल डाटा हम उसको बता सकें। लेकिन चूंकि रिमोट एरियाज़ में अज्ञानता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, सुविधाएं नहीं हैं, तो खासकर रिमोट एरिया दुर्गम क्षेत्र के लोगों को इसकी अति आवश्यकता है, ताकि जागरूकता की और वहाँ कैंप लगाने की, ताकि समय पर उनको अर्ली स्टेज में प्रारंभिक अवस्था में ही उनको कैंसर का इलाज मिल सके। विगत कुछ महीनों से लगातार जोशीमठ भूधसाव की जद में है, जहां देखो बस मोटी मोटी दरारें देखने को मिलती है। हालांकि आजकल दरारों का आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जोशीमठ नगर के कई वार्डों में स्थानीय किसानों के खेतों में आज भी भयानक मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्थानीय किसानों को अपने खेतों को देखकर भारी चिंता सता रही है। वहीं कई किसानों का कहना है कि उनसे कई खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिनके चलते उनकी आजीविका पर काफी असर पड़ चुका है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि उनके खेतों में फसल बुआई का समय भी निकट आने लगा है, लेकिन उनके खेतों में अभी भी मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जो कि हम लोगों के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जोशीमठ नगर के स्थानीय किसानों के खेतों में किस तरह से मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। जोशीमठ नगर के कई अधिकांश किसानों के खेतों में इसी तरह से मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई है, जिस कारण इस वक्त स्थानीय किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है।
जोशीमठ देवनगरी में आपदा का 1 माह पूरा हो गया है। वीरान हुए घर, राहत शिविरों में कट रही है जिंदगी। अभी तक सरकार की तरफ से नहीं निकल पाया पुनर्वास को लेकर कोई समाधान। वर्तमान में 249 परिवारों के 904 सदस्य रह रहे हैं राहत शिविरों में। 47 परिवारों के 91 सदस्य रिश्तेदारों या किराए के भवन में चले गए हैं। इसी के साथ इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।